हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हो बच्चों आप सब बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही। ठीक है बच्चों, ये जो आज क्लास है क्लास 9th का तैयारी 2023 का ये 5वां क्लास है बच्चों। इससे पहले आप लोग का 4 और क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम लोग सभी मॉडल पेपर को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। 5 साल का मॉडल पेपर को हम लोग बच्चों इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप इस 5 साल को मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो बता रहा हूँ बच्चों आप लोग का प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे साइंस का सेट 2 को करेंगे बच्चों, 2021 का सेट 2 को करेंगे। इससे पहले आप लोग का 19 का और 20 का मॉडल सेट को आप लोग को करवा दिया गया है। यदि आप उसे नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आज हम लोग करेंगे बच्चों क्लास 9th का साइंस का 2021 का सेट 2 को करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग का 2019 का सेट 1 और सेट 2 हो गया है। ठीक है, 20 का भी सेट 1 हो गया है, 21 का भी सेट 1 हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं बच्चों तो चैनल को विजिट करें, वहां से आप लोग का एक प्लेलिस्ट बना दिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी बच्चों वो आप लोग का 2022 का होगा। आप सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कर ले बच्चों इस 5 साल का। ठीक है, आप लोग का जो मॉडल पेपर होता है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डाला जाता है। ठीक है, यदि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कर लेंगे ठीक है तो आप लोग का प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका देखिए सबसे पहला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ बच्चों विस्थापन, भार, त्वरण, चाल। तो इसमें से आपको बताना है कौन सदिश राशि नहीं है। तो सबसे पहले जानना होगा कि सदिश राशि होता क्या है। सदिश राशि उसको बोलते हैं बच्चों जिसका दिशा भी हो और परिमाण भी हो। ठीक है, जिसका दिशा भी हो और क्या हो, परिमाण भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ठीक है, परिमाण। जैसे कि बात करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 किलोमीटर पश्चिम, 2 किलोमीटर उत्तर, इस तरीके से, मतलब कि दिशा भी है उसमें साथ में और परिमाण भी है ना, तो उसको हम लोग सदिश बोलेंगे। तो इसमें से बताना है बच्चों कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन, विस्थापन आप लोग का सदिश राशि बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग का जहाज की जहाज जो चलता है आप लोग का आसमान में, ठीक है, वो कोई ना कोई दिशा करके जाता है और कितना किलोमीटर गया वो भी बताता है, ये विस्थापन हो गया बच्चों। ठीक है, भार भी आप लोग का सदिश राशि में आ जाता है, त्वरण भी आप लोग का सदिश राशि में आ जाता है, लेकिन चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। ठीक है, तो अचर चाल से यानी कि जैसे होता है ना समान चाल से, अगर कोई एक लगातार स्पीड में चल रहा है एकदम समान चाल से तो वो अलग हो गया। लेकिन अचर चाल से मतलब कि वो कभी तेज चल रहा है कभी धीरे चल रहा है। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा या वक्र रेखा बनेगा या वृत्त बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो पता है बच्चों आप लोग का कि अगर चाल अगर वो जिग जैग से चलता है, कभी धीरे कभी डाउन कभी स्पीड, इस तरीके से, तो उसका जो वक्र होगा एकदम किस तरह, वक्र रेखा की तरह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यदि समान चाल से चलता तो एक सरल रेखा होता, उसका जो बनता वक्र ग्राफ बनता वो सीधा बनता। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग इसका तीसरा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, ओडोमीटर मापता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं आप लोग को, बता भी दिए थे कि मॉडल पेपर में लगभग क्वेश्चन आप लोग का मैच भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या मापता है बच्चों, तो चाल, दूरी, समय या फिर औसत चाल। तो ओडोमीटर आपके गाड़ी में जो लगा होता है बच्चों, बाइक में, कार में लगा होता है। ठीक है, जहाँ पे जो ड्राइवर बैठता है उसी के सामने जो लगा होता है मीटर, वो क्या मापता है, ओडोमीटर, वो दूरी को मापता है। ठीक है, उसमें एक ओडोमीटर के साथ साथ बच्चों एक स्पीडोमीटर भी लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर भी लगा होता है, वो क्या मापता है, स्पीड को मापता है। ठीक है, आप देखे होंगे जो जिसमें यहाँ पे आपका गाड़ी में लगा होगा वो मीटर लगा होगा, 1 2 3 4 गिनती लिखा होगा, और एक कांटा होता होगा, जो कांटा है बच्चों वो स्पीडोमीटर को मापता है, और जो मीटर यहाँ पे जो गिनती लिखा हुआ रहता है वो ओडोमीटर मापता है। ठीक है, तो चली गई दूरी को हम लोग को क्या मापता है, ओडोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट हो जाएगा। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो चाल को मापता है। ठीक है, स्पीड को मापता है। क्लियर है, आते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन किसका मात्रक है बच्चों को ये चीज पता होगा, किसका मात्रक है न्यूटन, तो बल का मात्रक है न्यूटन बच्चों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। चलिए इसका देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो कौन सही है, कार्य बराबर बल इंटू समय, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही है बच्चों, तो ये जो है ना दूसरा नंबर ये सही है, क्योंकि
वर्क बराबर जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला को भी याद रख लेना, ठीक है, कभी कभी काम आने वाला है। चलिए आगे आते हैं हम लोग इसका 6 नंबर सवाल में। क्या लिखा है, आवृत्ति इस का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हमने पहले भी बता दिया था, क्या है, हर्ट्ज, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो वायु में ध्वनि जो होती है उसकी तरंग कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है का संबंध है। ठीक है, तो तीनों का संबंध बताना है बच्चों। तो इसका जो संबंध होता है v इज इक्वल टू एन, और ये होता है लैम्डा, जहाँ पे v को बताया जाता है बच्चों चाल को बताया जाता है, और n को बताया जाता है आवृत्ति को, और लैम्डा जो बताता है वो तरंगदैर्घ्य को बताता है। तो ये याद रख लेना, ये भी फॉर्मूला आप लोगों का काम आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रव्य ध्वनि का प्रास पूछ रहा है, तो 0 से 20 हर्ट्ज, या 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 से 2,000 हर्ट्ज तक, या 10 से 10,000 हर्ट्ज तक। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, यही जो हर्ट्ज होता है बच्चों, यही ध्वनि का जो प्रास होता है, यहीं पे मानव सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। यदि 20 से कम ध्वनि हो बच्चों, ठीक है, 20 से कम हो तो मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो मनुष्य बहरा भी हो सकता है। यानी कि आप देखे होंगे कि अगर थोड़ा सा भी टक सा आवाज़ आता है, ठीक है, टक सा भी आवाज़ आता है तो एक चूहा और बिल्ली तुरंत सुन लेता है, यानी कि वो 20 हर्ट्ज से कम है। लेकिन 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ रहेगा तभी मनुष्य सुन सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसका प्रास हम बच्चों विस्तार से बताते हैं। यहाँ पे एक होता है अश्रव्य ध्वनि। क्या होता है, अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अश्रव्य जो होता है बच्चों वो 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, ये जो साउंड है ये कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब सुनता है। ठीक है, जो कि बहुत कम ध्वनि भी वो लोग सुन लेता है। और जो एक होता है उसके बाद श्रव्य ध्वनि। ठीक है, श्रव्य प्रास। ठीक है, श्रव्य प्रास में क्या होता है बच्चों, ये जो होता है 20 से, है ना, हाँ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, उसके बाद एक होता है बच्चों आप लोग का प्राश्रव्य। क्या होता है, प्राश्रव्य। ये जो होता है बच्चों ये होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग जो मानव सुनता है वो कौन सुनता है, तो ये श्रव्य ध्वनि सुनता है। ठीक है, अश्रव्य जो कुत्ता बिल्ली है वो सब सुनता है। ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि ये बच्चों क्लिनिक में, है ना, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का श्रव्य ध्वनि पूछा था तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को सही करके आना है। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो पृथ्वी का कितना द्रव्यमान है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ बच्चों 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.0। ठीक है, 6.0 इंटू 10 का पावर 24। ठीक है, ये इसका पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी का केंद्र पर 20 केजी बालक का भार कितना होगा। ठीक है, तो यदि आप पृथ्वी का बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो 20 केजी जो बालक का भार होगा वो कितना होगा, तो वो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि आप पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो पृथ्वी का केंद्र पर भार होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण काम करता ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों हम लोग 12 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, दाब कैसी राशि है। ठीक है, दाब राशि है, कैसी, अदिश राशि है, सदिश राशि है, या दोनों है, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों जो दाब जो है ना ये अदिश राशि है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होता बच्चों। ठीक है, इसमें परिमाण तो जरूर होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। ठीक है, तो जड़त्व का जो गुण है ना बच्चों वो प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में, यदि कोई वस्तु अपने जगह पे है, ठीक है, अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो सिर्फ रुका हुआ ही रहना चाहेगा। यानी कि वो जड़त्व का गुण है ना ये सभी में है। ठीक है, ये आप लोग का जो गति का है पहला नियम अगर बोल सकते हैं, तो गति का पहला नियम आपका क्या है, जड़त्व का गुण। ठीक है, जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है।
ठीक है। इससे पहले जो बच्चे था ये वाला क्वेश्चन था, क्या था, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा पूछ दिया, उसमें समय हम बताए थे बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देना कि किस में ऊर्जा सबसे कम होता है, तो ये ठोस में होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं, ठोस में जो कण होते हैं ये एकदम काफ़ी सटे सटे होते हैं, इसमें जो ऊर्जा होता है काफ़ी कम होता है। ठीक है, और जो द्रव होता है बच्चों उसमें मीडियम आकार में इसका कण होता है। ठीक है, ये मीडियम आकार में होता है, मतलब कि एक तरीके से इस तरीके से होता है, और गैस में होता है एकदम दूर दूर होता है बच्चों कण। ठीक है, दूर दूर में इसका कण होता है। तो सबसे जो कम जो ऊर्जा होता है ये होता है आपका ठोस में। ठीक है, और अगर बीच में बात करें तो ये लिक्विड में हो गया, और गैस में सबसे अधिक ऊर्जा होता है, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा का बात कर रहा है तो हम लोग का ठोस हो जाएगा, अधिक बोलता तो गैस होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ 15 नंबर, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। बहुत ही आसान सवाल बच्चों। ठीक है, कैसे बनाना है ध्यान देना। इसका 4 ऑप्शन दिया, 163 केल्विन, 283 केल्विन, 10 केल्विन या फिर 186 केल्विन। तो बताओ सेल्सियस से आपको किस में चेंज करना है, सेल्सियस से आप लोग को केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, और एक नंबर याद करने बोले थे आपको बच्चों, कितना नंबर याद करने बोले थे, 273। कितना, 273। अब बात आता है ये प्लस करे या माइनस करे। ठीक है, तो हमको किस में चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, यानी कि सी से के की तरफ जाना है। सी आपका छोटा है बच्चों, पहले सी आता है उसके बाद के बाद में आता है, यानी कि के बड़ा है। ठीक है, तो सी छोटा है। जब छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, 273 प्लस करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान लो एक और क्वेश्चन रहता कि केल्विन रहता और आपको सेल्सियस में चेंज करना होता तो क्या होता है, देखो बड़ा से छोटा की तरफ आ रहा है, के बड़ा है ना और सी छोटा है ना, तो छोटा तरफ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 273 को माइनस करते हैं। ठीक है, सी से के की तरफ जाएगा तो 273 को प्लस कर देंगे। ठीक है, और के से सी की तरफ आएगा तो 273 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना याद रखना बच्चों, बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना। ठीक है, ये ट्रिक हमने खुद से बनाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल्सियस से हम लोग को किस में जाना है बच्चों, केल्विन में जाना है। ठीक है, चूंकि आपका ऑप्शन जो केल्विन में है, तो अब बताओ कितना प्लस करना है, 273। तो 10 में से जोड़ दो, 273 को जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 273 जोड़ेंगे तो 3 का 3, 7 1 8 2। ठीक है, यानी 273 और 10 283, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये ट्रिक कैसा लगा बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोग का पूरा तैयारी आप लोग का इसी चैनल के माध्यम से हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 16 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है। ठीक है, द्रव जैसे जो कि पानी जैसा हो, है ना, द्रव में अनिश्चित क्या होता है, घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो बच्चों जो अनिश्चित होता है ना ये आकार होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप पानी को एक गिलास में कर देते हैं तो वो गिलास के जैसा बन जाता है, और एक पानी को अगर आप बाल्टी में कर देते हैं तो वो किस में हो जाता है, बाल्टी के तरीके से हो जाता है, यानी कि उसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, द्रव का घनत्व सेम होता है बच्चों, आयतन भी सेम होता है, द्रव्यमान भी सेम होता है, लेकिन आकार जो होता है ये अनिश्चित होता है, बाकी सब निश्चित होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले जल का सूत्र आप लोग को याद रखना होगा। तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, और कितना ऑक्सीजन है बच्चों, 1 है, तो 1 से गुना कर दो तो 16 का 16, यानी कि 2:16 हो गया, 2:16। तो क्या यही आंसर है सर, नहीं है, यही आंसर नहीं है, इसको काट दो अब, 2 1 2, 8 2 1 2 है ना, 1 दूनी 2 और 8 दूनी 16, यानी कि 1:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन, 1:8, तो ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। ठीक है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2 8 2 8 2 7 है ना, 2 7 8 2 8 7। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम है कि परमाणु संख्या क्लोरीन का याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 20 तक याद है कि नहीं सब तत्वों का नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यदि आपको याद करना होगा बच्चों तो टेलीग्राम
पे जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, या फिर हमारे इंस्टा से जुड़ जाएं और वहाँ पे आप मैसेज करें कि सर एक बार सीरीज से आप एक वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सभी तत्वों का 20 तक का परमाणु संख्या में आपको भेज दीजिए, तो हम भेज देंगे वहाँ, ठीक है। हाँ, तो क्लोरीन का जो होता है वो कितना होता है परमाणु संख्या बच्चों, वो होता है आपका 17। कितना होता है? क्लोरीन का 17 नंबर पे आता है। अब इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे, तो आप लोग को पता है कि पहला घर आपका K होता है, दूसरा घर L होता है, तीसरा घर M और चौथा घर N होता है। पहला घर में 2 ही आदमी रह सकता है, दूसरा घर में 8 आदमी, तीसरा घर में 8 आदमी और चौथा घर में 18 आदमी रह सकता है, ठीक है। अब बताओ बच्चों 17 है तो पहला 2 घर तो भर ही जाएगा, ठीक है। हम अलग कलर से कर देते हैं इसको, तो पहला 2 घर तो भर ही जाएगा, ठीक है, 2। अब बच गया 15 हमारे पास, तो दूसरे घर में कितना भरेगा? 8 भरेगा, ठीक है। कितना हो गया? 10। अब कितना बचा? 7, ठीक है। तो 8 2 10 हो गया, अब 7 बचा। तो M में कितना? 8 आदमी रह सकता है, लेकिन हमारे पास तो 7 है, तो 7 आराम से रहेगा, ठीक है। तो 2 8 7 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। कोई भी आ सकता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको अगर परमाणु संख्या याद है और ये पता है कि पहले घर में कितना आदमी रहता है, दूसरे घर में कितना आदमी रहता है, ये चीज़ अगर पता है कितने परमाणु रहते हैं, ठीक है, वो ट्रिक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 8 7, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या, ठीक है। तो समस्थानिक का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें परमाणु जो हो वो समान हो, ठीक है, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और एक होता है समभारिक, जिसका परमाणु भार वो बराबर हो, ठीक है, जिसका परमाणु भार बराबर हो, ठीक है, उसको हम लोग समभारिक बोलते हैं। लेकिन समस्थानिक पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जिसका समान परमाणु है। तो इसमें से आपको बताना है बच्चों, तो यहाँ पे तो भिन्न परमाणु हो गया, यानी तो ये तो कट गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, यानी कि अलग अलग न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसकी संख्या जो होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है? किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन हैं, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, एकदम बहुत आसान, ठीक है। बहुत बार बार पूछा जाता है इस सवाल को, ठीक है, एकदम, और यही क्वेश्चन डाल देता है ना। लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन डाले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान का एक फार्मूला होता है ना, परमाणु द्रव्यमान, हाँ, परमाणु द्रव्यमान का एक फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या n प्लस प्रोटॉनों की संख्या n प्लस p, ये तो याद रखना है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन है? 18 न्यूट्रॉन है, तो 18 लिख देंगे। प्रोटॉन कितना है? 17 है, तो 17 लिख देंगे। अब 17 और 18 कितना होता है? 17 दूनी 34 और 35, 17 और 18 35 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ पे है बच्चों? 35 देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो ऑप्शन है बच्चों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन परमाणु में जो होता है ना, वो न्यूट्रॉन नहीं होता बच्चों, ठीक है, न्यूट्रॉन के कण नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? बहुत बार बताया हुआ सवाल है बच्चों, ठीक है। लगभग हम जितने सेट कर किए हैं 4 सेट में से, है ना, 4 क्लास हुआ है, उसमें से आप लोग को इस 3-4 बार ये क्वेश्चन ही आ गया है ना। तो केनाल किरणें का किरण किसका किरण पुंज है? तो ये प्रोटॉन का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अतिचारण का संबंध है, ठीक है। तो अतिचारण का संबंध किससे? मृदा अपरदन से, वर्षा से, चट्टानों के अपक्षय से, या जल जमाव से, ठीक है। तो अतिचारण मृदा अपरदन होता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? बच्चों को पता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 70%, 20%, या फिर 50%, या फिर 40%। 71 है बच्चों, यहाँ पे 70 आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवोगाद्रो की संख्या का मान होता है, ठीक है। तो ये भी सवाल किया गया है बच्चों, ठीक है। अगर आप इसका ऑप्शन को जान रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आवोगाद्रो की संख्या पिछले सेट में करवा दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल के लिए। जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? एकदम बच्चा को पता है, H2O, एकदम बड़ा सा लिख दो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेचिस रोग कारक जीव है, ठीक है। पेचिस का रोग कारक क्या है? ठीक है। पेचिस कैसे होता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, या फिर परजीव से, ठीक है। तो पेचिस जो होता है बच्चों, ये होता है जीवाणु, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। एक संक्रामक रोग है,
ठीक है। तो संक्रमक रोग का मतलब होता है व्यक्तियों से व्यक्तियों में फैलना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैल जाता है उसको हम लोग संक्रमक कहते हैं, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता उसको हम लोग अकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के संपर्क आने से अगर फैलता है तो संक्रमक रोग। तो हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या हैजा। तो हैजा जो है बच्चों ये संक्रमक रोग है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क आने से फैल जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आत्महत्या का थाईली किसे कहा जाता है? ठीक है, बताओ। आत्महत्या का थाईली, कितना आसान सवाल है। आप 8 क्लास से पढ़ रहे होंगे बच्चों, 8 क्लास से। ठीक है, किसको? कवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो लाइसोसोम। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, जब तक आपको टाइम दिया जाता है तो कमेंट फटाक से किया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है? पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनाप्लास्ट, डिक्टियोसोम या फिर प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी भित्ति अगर देखें बच्चों, ठीक है, सबसे चारों साइड जो पाया जाता है वो कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, और ये जो कोशिका भित्ति जो होता है बच्चों, ये आपका जंतु कोशिका में नहीं होता, ये सिर्फ का सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम जो आवर्धन बच्चों 1000 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? बताओ। 8 क्लास है इसको भी। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं और कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? बताओ। ठीक है, ऊर्जा घर किसे कहते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, बिजली घर किसे कहते हैं, है ना। तो कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का उपकरण या लवक या राइबोसोम? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसको बच्चों ऊर्जा घर भी बोला जाता है ना, कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगला सवाल में। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? एकदम लॉलीपॉप सवाल बच्चों। ठीक है, रसोई घर किसे बोलते हैं? रक्तिका को, तारक काय को, हरित लवक को, गुणसूत्र को। ठीक है, तो हरित लवक को बोला जाता है इसको रसोई घर। यहीं पे खाना बनता है बच्चों पादप लोग का, है ना। हरित लवक, पत्तियों में खाना बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बच्चों यदि आप ये वीडियो बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी, बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि सभी लोगों को हेल्प में मिल सके और अपने तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, चलिए हम लोग अब 34 नंबर सवाल को देखते हैं ना। चलिए, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया वो कौन है? तो पुरकिंजे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है? किस प्रकार की उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? ठीक है, वार्षिक वलय यानी कि जो पौधे में जो गोलाई बनता है, मोटाई बनता है, वो किस उत्तक के कारण बनता है? तो संवहन उत्तक, पार्श्वविभोज्य उत्तक या शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक या दृढ़ उत्तक। तो जो वार्षिक वलय जो बनता है बच्चों, ठीक है, जो मोटाई बनता है आप लोग का, गोलाई बनता है, वो पार्श्वविभोज्य उत्तक के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है बच्चों कि पौधे में जो वृद्धि होती है, ठीक है, जो पौधा बढ़ता है वो किस उत्तक के कारण? तो वो होगा शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक। ठीक है, तो अगर वृद्धि बोला तो ये, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे वार्षिक वलय बोला तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं बच्चों? ट्रैकिड्स जाइलम में, फ्लोएम में, वस्य उत्तकों में या फिर पेशिये में। ठीक है, तो जो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं बच्चों, ये जाइलम में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है जाइलम में क्या पाए जाते हैं, तो आपको मानना है ट्रैकिड्स। ठीक है, जिसमें हम सेट 1 को करवा रहे थे, जिसमें शुरू करवा रहे थे, तो यही क्वेश्चन था कि जाइलम में क्या पाए जाते हैं, है ना, ट्रैकिड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूंगफली तथा बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक, अंतरकोशिकीय स्थान, स्क्लेरिड्स या फिर चालनी पट। ये भी क्वेश्चन करवाया गया बच्चों। ठीक है, बादाम के छिलकों में, मूंगफली में क्या पाए जाते हैं उसके छिलकों में? तो स्क्लेरिड्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? ठीक है, संवहन उत्तक, विभोज्य उत्तक, शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक या अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है बच्चों, ये ले जाने और ले आने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है? वहन उत्तक है। एक तरह से देखो तो ये क्या हो जाएगा? संवहन उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। जाइलम क्या करता है बच्चों कि जड़ से पत्तियों तक, अन्य पत्तियों तक
जितना भी खनिज लवण है, जल है, ये सब को कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तियों तक पहुँचाता है। और फ्लोएम क्या करता है बच्चों? पत्तियों में जो बना भोजन वो अन्य भागों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या है? ले जाने का और ले आने का काम कर रहा है जाइलम और फ्लोएम। तो ये क्या है? संवहन उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। रंध्र के कार्य है, रंध्र, ठीक है, ये पत्तियों में होता है बच्चों। ठीक है, रंध्र के क्या कार्य है? तो गैसों का आदान प्रदान करना या वाष्पोत्सर्जन या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र के जो कार्य बच्चों ये दोनों हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान भी करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है रंध्र। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन भी करता है बच्चों। ठीक है, यानी कि दोनों काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, क्या कौन सा करता है? एपिथेलियम, वस्य उत्तक, या पैरेन्काइमा, या फिर तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो जो उत्तक, वह उत्तक जो शरीर में वसा का संचय करता है उसको हम लोग वस्य उत्तक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का 5वां क्लास इसका समाप्त। ठीक है, इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 5वां क्लासेस है। अब इसके बाद जो आएगी बच्चों आप लोग का 2022 का मॉडल सेट, उसके बाद तुरंत आने वाली है आप लोग का 2023 का। ठीक है, तो अभी हम लोग 2022 का इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, यदि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैथ का भी आप लोग का स्टार्ट हो गया बच्चों, मैथ का आप लोग का सेट 1 को कंप्लीट करवा दिया गया है, उसके बाद अब तुरंत आएगा आप लोग का अगला सेट। ठीक है, तो बने रहें चैनल पे। ठीक है, और विजिट करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें और भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।